चैप्टर 2425 जन्म हुआ अंधकार से। 1. ताकत बढ़ाने का तरीका कभी भी वो नहीं रहा जो तुम अब तक समझते आए हो। असली तरीका सिर्फ एक है, सीधे शक्ति को अवशोषित करना। दूसरी जातियों के सार एसेंस को निगलना शक्ति बढ़ाने का सबसे तेज और सीधा रास्ता है। इससे तुम्हारी क्षमता की ऊपरी सीमा अनंत तक बढ़ सकती है। यहां तक कि शक्तिशाली ड्रग देवता भी खुद को मजबूत करने के लिए लगातार दूसरी मानव जातियों के ईथा फ्रैगमेंट्स निगलते रहते थे। लेकिन ये तरीका संभावनाओं को बढ़ाता है, सीधे ताकत बढ़ाने का सबसे तेज रास्ता नहीं है। तुम अब तक शक्ति परिवर्तन का असली अर्थ नहीं समझ पाए थे, इसलिए एवोल्यूशन ही सब कुछ है। इस भ्रम में फंसे रहे। वो कुछ पल रुकी। उसकी नजर झंग यी पर टिकी थी, जिसमें प्रशंसा भी थी और स्वीकार भी। लेकिन ये भटकाव बुरा नहीं है। लगातार एवोल्यूशन करने से तुम्हारी नींव मजबूत हुई है, शरीर और आत्मा स्थिर हुए हैं। ऐसी ठोस नींव सिर्फ उन जातियों में होती है जिन्होंने सिर्फ शक्ति लूटना सीखा है, पर नियंत्रण नहीं। तुम्हारे पास बड़ी शक्ति सहने की क्षमता कहीं अधिक है। झंग यी चुप रहा, पर भीतर भावनाओं का तूफान उठा हुआ था। हां, सच में प्रलय के बाद से वे हमेशा यही मानते आए थे कि सुपर ह्यूमन को खाकर, सार को निगल कर एवोल्यूशन ही एकमात्र रास्ता है। अब समझ आया, असल बात एवोल्यूशन नहीं है, असल बात है शक्ति का अवशोषण और परिवर्तन। एवोल्यूशन तो बस एक नतीजा है। किंग आर्थर, सलादीन, बेंजामिन मॉर्गन सभी गहरी सोच में डूब गए। ब्रायन बुदबुदाया, तो यही वजह थी दूसरे एलियन रेसेस इतनी जल्दी ताकतवर क्यों हो जाती है और हम हमेशा पीछे क्यों रह जाते हैं। फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट ने बेहद धैर्य से समझाया, हमारी डार्क मून परंपरा में शक्ति बढ़ाने के दो रास्ते हैं। पहला, ध्यान, मेडिटेशन, ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जा को धीरे धीरे अपने भीतर उतारना। यह धीमा है पर सुरक्षित है, ज्यादातर लोगों के लिए सही। दूसरा, चरम मार्ग, विशेष शक्ति वाले लोग सीधे पदार्थ, ऊर्जा, यहां तक कि कॉन्सेप्ट्स को भी निगलकर अपने लिए शुद्ध शक्ति में बदलते हैं। ये जोखिम भरा है, पर सफल हुए तो वे बहुत कम समय में शिखर पर पहुंच जाते हैं। झंग यी के मन में वो विशाल सेंटिपेड की छवि उभरी जो एनर्जी क्रिस्टल्स खाकर शक्ति पैदा करता था। अब वो समझ गया, ब्रह्मांड स्वयं शक्ति है। तारे, पहाड़, नदियां, शरीर, सब शक्ति के रूप है। हर वस्तु, हर अणु क्रिएटर काग्गों की शक्ति है। अगर उसके पास ऐसा पेट होता जो सब कुछ पचा सकता, तो वो मिट्टी को भी अपनी ऊर्जा में बदल सकता था। अब सब समझ आ गया क्यों ड्रकर क्लैन मिट्टी तक खा सकता है, क्योंकि वे पावर कन्वर्शन को चरम स्तर तक ले गए थे। फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट की आवाज भारी और चेतावनी भरी हो गई। लेकिन याद रखो, निगलने की कीमत भी होती है। अगर नींव कमजोर हुई, मन अस्थिर हुआ, तो अंत में शक्ति तुम्हें निगल लेगी। जैसे एक्सयूएनयूए एफियाइमिंग, जो समाल की शक्ति का पात्र बनकर खुद ही खो गई। झंग यी ने धीमे से सांस छोड़ी। निगलना, बदलना, ध्यान या सीधा लूटना। समझ गया, यांग जिंगसन ने धीरे से कहा, हमने एवोल्यूशन को ही रास्ता मान लिया था, जबकि असली प्रवाह तो शक्ति का है। अच्छा हुआ कि हमने सिर्फ लूट पर भरोसा नहीं किया, हमने अपनी क्षमता भी विकसित की। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और उसने झंग यी की ओर देखा। दोनों के बीच एक सहज समझ थी। झंग यी के मन में ध्यान की बात उभरी और उसे वैंग यांगमिंग का मन विद्या याद आई। एक साधारण मानव जिसने अपने मन से ब्रह्मांड के सत्य को छुआ था। वो कई आधुनिक सभ्यताओं से भी आगे था। तकनीक का अतिविकास मन की साधना को नष्ट कर देता है, और यही कैंग्युअन का पतन था। फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट मुस्कुराई। हां, तुमने भले ही चक्कर खाया, पर उसी चक्कर ने तुम्हें इतनी मजबूत नींव दी है। अगर कभी तुम उच्च स्तर के ब्रह्मांडीय नियमों को धारण करोगे,
तो तुम किसी भी जाति से अधिक योग्य होगे। झंग यी ने सिर उठाया। तो कृपया हमें मेडिटेशन का तरीका सिखाइए। ब्लैक मून प्रीस्ट्स ने सिर हिलाया। फर्स्ट प्रीस्ट ने हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली से काले चांद की रोशनी निकली और एक ताबीज का रूप लेकर सबके सामने तैरने लगी। ये हमारी ब्लैक मून मेडिटेशन है। चांद को मार्गदर्शक बनाकर, मन को नाव बनाकर, ब्रह्मांड की शक्ति के सागर में उतरना। याद रखो, शक्ति हर जगह है। तारे शक्ति है, मांस और खून शक्ति है, भावनाएं शक्ति है। अगर तुम उनके प्रवाह को नियंत्रित कर पाए तो हर सांस तुम्हें असली राह पर आगे ले जाएगी। ताबीज की रोशनी झंग यी के मन में भरती चली गई और एक विशाल ज्ञान समुद्र उसमें उतर गया। यह ज्ञान उसके शैडो में मौजूद सब लोगों तक भी फैल गया। झंग यी की आंखों में तेज चमक उठी। अभी तक जो रास्ता वे चले थे वो असली शुरुआत भी नहीं था। सभी मानव चुप हो गए, किंग आर्थर और सलादीन जैसे युद्धों के पुरोधा भी पहली बार शर्म और झटका महसूस कर रहे थे। वे सोचते थे, मानव ही इस युग का केंद्र है। अब समझ आया, सुपर पावर की असली दुनिया में वे अब तक अंधे बंदर जैसे थे। उनकी एवोल्यूशन एक टूटा अधूरा रास्ता थी जिसमें असली सत्य, निगलना और शक्ति परिवर्तन गायब था। धरती की सभ्यता अब तक सिर्फ आंखें बंद करके टटोल रही थी। चैप्टर 2426 दी ग्रेट कैटेक्लिज्म 2। सभी की मदद के प्रति कृतज्ञता के रूप में ब्लैक मून प्रीस्ट्स ने बिना किसी संकोच के अपनी लाखों वर्षों में संचित मेडिटेशन टेक्निक्स पृथ्वी के मनुष्यों को सौंप दी। काफी देर तक आंखें बंद करके सोचने के बाद किंग आर्थर दांत भींचते हुए धीमे स्वर में बोला, असल में हम जो रास्ता अब तक चलते आए वो गलत नहीं था, लेकिन बेहद आदिम था। सलादीन की आंखों में उलझन और जटिलता झलक उठी। इसीलिए हमेशा लगता था कि हम और बाकी रेसेस के बीच कोई अदृश्य दूरी है। सच तो यह है कि हमें लगता था हम बहुत समझदार हैं, जबकि हम तो कुएं के मेंढक थे। सामान्य तौर पर बेफिक्र रहने वाले प्रोफेसर लियोनार्डो डा विंसी भी इस पल बेहद गंभीर थे। उनकी मरी हुई सी आंखों में एक गहरी चमक उभरी और वो बुदबुदाए, साइंस, एवोल्यूशन, डिवाउरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। हम तो बस अंधे होकर दुनिया की सच्चाई टटोल रहे थे। किंग आर्थर ने गहरी सांस ली और झंग यी तथा ब्लैक मून प्रीस्ट्स की ओर देखा। उनकी निगाहों में शर्म और भय दोनों थे। मनुष्य सच में बहुत अज्ञानी है। बेंजामिन मॉर्गन ने सिर झुका लिया। हमेशा आत्मविश्वासी रहने वाले उसके हाथ मुट्ठी में भीगते चले गए। हम जैसे वॉरियर्स, जिन्हें लेजेंड्स कहा जाता है, हम भी बस भ्रम में भटक रहे थे। फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में न तो घृणा थी, न उपहास, बल्कि गहरी करुणा और गंभीरता थी। उन्होंने धीमे लेकिन अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, याद रखना, तुम्हारे पास बचे हुए समय बहुत कम है। सभी चौंक उठे और उनकी ओर देखने लगे। झंग यी के दिल में एक अनजानी बेचैनी उठी। वो समझ रहा था, या शायद समझना नहीं चाहता था। पिछले 2 वर्षों में मैमन का सील टूटना, समाल के सील में दरारें, ये सब संयोग नहीं था। दुनिया में कभी भी संयोग नहीं होता, सिर्फ अनिवार्यता और मानव हस्तक्षेप होता है। और ये सब एक बहुत बड़े संकट की सूचना थी। एक समय आएगा जब प्राचीन सभ्यताओं पर लगे प्रतिबंध टूट जाएंगे और जो जातियां आसमानों और धरती के नीचे सोई हुई है, वे ज्वार की तरह उभर पड़ेंगी। क्या आज के पृथ्वीवासी उनका सामना कर पाएंगे? इतना शक्तिशाली होने के बावजूद झंग यी भी भीतर से भय महसूस कर रहा था। फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट ने कहा, प्राचीन डीमन गॉड्स धीरे धीरे अपने निद्रा से जाग रहे हैं। समाल सिर्फ शुरुआत है। उसका सील किसी तरह टिक रहा है, लेकिन दुनिया के अन्य स्थानों के सील्स हिल रहे हैं। मैमन, बेलियल, लेवाइथन, ल्यूसिफर, हर एक डीमन गॉड का पुनर्जागरण एक युग को ध्वस्त कर देगा। आज तुम्हें जो त्रासदी दिखती है,
वो भविष्य की भूमिका मात्र है। उनकी आवाज झंगी, किंग आर्थर, सलादीन, यांगजिंगसिन और बाकी सभी के भीतर गूंज उठी। इस युग का महाविनाश बहुत निकट है। तुम जिन्हें सिक्स्थ जनरेशन ह्यूमंस कहा जाता है, तुम अभी केवल शिशु हो, और अब तुम्हें अबिस के असली युद्ध में घसीटा जा चुका है। उन्होंने धीरे से आकाश की ओर इशारा किया। मटीरियल वर्ल्ड इसलिए बचा हुआ है क्योंकि क्रिएटर कागो ने तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए नियम छोड़े थे। सुरक्षा भी और बंधन भी। इन्हीं नियमों ने तुम्हें बचाया, नहीं तो प्राचीन सभ्यताएं तुम्हें बहुत पहले ही मिटा चुकी होती। लेकिन नियम हमेशा नहीं टिकते। पूरी घाटी जैसे उनकी आवाज से कांप उठी। क्रिएटर के बनाए हुए नियम ढह रहे हैं। जब ये नियम पूरी तरह टूट जाएंगे, मटीरियल वर्ल्ड फिर से आदिकालीन अराजकता और विनाशकारी ऊर्जा के सामने खुल जाएगा। तब पृथ्वी ऐसे महाविनाश का सामना करेगी जिसे तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। हवा भारी हो गई, सबकी सांसें रुक सी गई। झूकेया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो झंग यी का हाथ कसकर पकड़ते हुए फुसफुसाई, अकल्पनीय महाविनाश आखिर कैसा होगा? फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट ने शांत नजर से उसकी ओर देखा और कहा, वो संसार विनाशक होगा। जब वे प्राचीन जातियां बाहर आएंगी, पहाड़ उलट दिए जाएंगे, समुद्र जल उठेंगे, आकाश फट जाएगा और सब कुछ राख हो जाएगा। तुम सोचते हो कि तुम शक्ति को नियंत्रित करते हो, लेकिन तुम तो अभी नियमों के सहारे किसी तरह जीवित हो। बिना सुरक्षा तुम सांस लेते हुए भी नष्ट हो जाओगे। हर सभ्यता ल्यूनेरियंस जैसी शांति प्रिय नहीं होती। कई सभ्यताएं तो बस नियमों द्वारा रोकी गई थी। एक दिन जब ये रोक हटेगी, उनका पृथ्वी पर आना अवश्यंभावी है। वुलुयन एम्पायर द्वारा हुएक्सू किंगडम पर बार बार किए गए हमले इसके उदाहरण हैं। झंग यी का चेहरा गंभीर हो गया। दिल में सर्द खामोशी भर गई। वो बोला, तो आप हमें चेतावनी दे रही है कि नियम टूटने से पहले हमें और भी शक्तिशाली बनना होगा। फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट ने सिर हिलाया। हां, तुम्हें अब सच्चे पावर पाथ को सीखना होगा। अब इल्यूशंस पर निर्भर नहीं रहना, न एवोल्यूशन को ही सब कुछ मानना। तुम्हें शक्ति के सार का सामना करना होगा। तभी ग्रेट कैटेक्लिज्म के समय तुम्हारे पास जीवित रहने का कोई अवसर होगा। याद रखो, किसी से उम्मीद मत रखना। तुम्हें खुद को बचाना सीखना होगा। उनकी अंतिम पंक्तियां गरज की तरह सबके दिलों में बैठ गई। किंग आर्थर, सलादीन, ब्रायन, यांगजिंगसिन, झूकेया, फैटिक्शू, प्रोफेसर डाविंसी, हर किसी की नजरों में भारी दृढ़ता और समझ का ज्वालामुखी जल उठा। वे समझ गए, अब तक जो अपकलिप्स समझा था वो सिर्फ शुरुआत थी। असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। झंग यी ने फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्टेस की ओर देखा। वो बुद्धि और शक्ति की अथाह गहराई वाली हस्ती। वो धीमे स्वर में बोला, हाय प्रीस्ट, क्या आप जानती हैं कि डे ऑफ फॉल का क्या अर्थ है? वो शब्द उसने कई सभ्यताओं के अवशेषों में देखा था। ये लगता है कि दुनिया के अंत से जुड़ा है, और शायद छठी पीढ़ी के मनुष्यों की अंतिम नियति भी इसी से जुड़ी है। यदि वे ये पहले जान ले, तो वे भविष्य के विनाश के लिए तैयार हो सकते हैं। चैप्टर 2427, दी ग्रेट कैटेक्लिज्म 3। मैंने प्राचीन सभ्यताओं की पत्थर की पट्टिकाओं से कुछ संकेत पाए थे। ये शब्द शायद किसी महान विनाश या दुनिया के अंत की भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्टेस ने सिर झुकाकर थोड़ी देर विचार किया। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपनी गहरी आंखें उठाईं। डे ऑफ फॉल, ये एक प्राचीन सभ्यता की भविष्यवाणी है। मैंने इससे पहले कभी ये शब्द नहीं सुना। उनकी आवाज में हल्की बेबसी थी, पर भीतर कहीं गहरी गंभीरता भी। ऐसी भविष्यवाणियां अक्सर उन सभ्यताओं के भय और पूर्वाभास से आती है। ये हमारे ब्लैक मून प्रीस्ट्स की ऐतिहासिक स्मृति का हिस्सा नहीं है। उनकी ये शांत और निष्प्रिय बात मानो अनगिनत वर्षों की अनुभूति से निकली थी। झंग यी ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में और सवाल जन्म लेने लगे।
वो जितना जानता जा रहा था, उतनी ही डे ऑफ फॉल की सच्चाई धुंधली होती जा रही थी। वो पूछ बैठा, वो प्राचीन जाति आखिर क्यों आई? उन्होंने छठी पीढ़ी के मनुष्यों पर हमला क्यों किया? मेरी जानकारी कहती है कि उनका आना कोई संयोग नहीं था। पहले मुझे लगता था कि उन्हें पृथ्वी की सतह चाहिए, क्योंकि यहां धूप और संसाधन प्रचुर है। लेकिन जैसे जैसे मैंने इतिहास जाना, पता चला कि उनमें से कई के पास तो आर्टिफिशियल सन्स तक थे। संसाधन भी हमसे कहीं अधिक थे। तो फिर हमें मिटाने की इतनी कोशिश क्यों? झंग यी का यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण था। वुलुयन एम्पायर तो ड्रैगन रेस को नाराज करके भी हुएक्सू किंगडम पर हमला करने आया था। क्या ये सब केवल एक जमे हुए महाद्वीप के लिए? फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्टेस की आंखों में एक अनोखी चमक तैर गई। चेहरा शांत रहा, लेकिन आवाज भारी हो गई। प्राचीन जातियों के हमले सिर्फ तुम्हारे खिलाफ नहीं थे। उन्होंने अपनी आवाज धीमी कर ली, मानो कोई बहुत बड़ा रहस्य खोल रही हो। उनका असली उद्देश्य छठी पीढ़ी के मनुष्यों को नष्ट करना है, ताकि सातवीं पीढ़ी के मनुष्यों के लिए जगह बनाई जा सके। झंग यी की भौहें सिकुड़ गई। सातवीं पीढ़ी? क्या क्रिएटर ने छठी पीढ़ी को असफल प्रयोग समझ लिया था? किंग आर्थर और दूसरों के चेहरे पर भी गंभीरता उतर आई। क्या क्रिएटर दुनिया को नष्ट करना चाहता है क्योंकि हम क्रूर या मूर्ख हैं? पुरानी कथाओं में ये आम है। जैसे कोई बच्चा बर्फ का आदमी बनाता है, पसंद न आए तो तोड़ देता है और फिर नया बनाता है। झंग यी ने गंभीर आवाज में पूछा, ये सातवीं पीढ़ी के मनुष्य कौन होंगे? छठी पीढ़ी से उनका क्या अंतर होगा? और प्राचीन जाति इस समय ही क्यों प्रकट हुई? फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्टेस ने धीमे स्वर में समझाना शुरू किया। छठी पीढ़ी के मनुष्य जो क्रिएटर द्वारा बनाए गए हैं, वे अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। तुम्हारी शक्ति और बुद्धि अपनी अधिकतम अवस्था पर है। तुम और विकसित नहीं हो सकते। ये कोई नई बात नहीं है। पृथ्वी पर कई मानव पीढ़ियां इसी तरह बदली गई। कुछ क्रिएटर की असंतुष्टि से नष्ट हुई, कुछ ड्रकर्स द्वारा निगल ली गई। सातवीं पीढ़ी का जन्म अवश्यम भावी है। ये क्रिएटर की नई योजना है, इस नई ब्रह्मांडीय युग में एवोल्यूशन की श्रृंखला को फिर से शुरू करने के लिए। उनकी आवाज और भी गहरी और रहस्यमयी हो गई। मेरा अनुमान है कि सातवीं पीढ़ी के मनुष्य और अधिक शक्तिशाली होंगे। उनकी क्षमताएं छठी पीढ़ी से कहीं आगे होंगी। वे इहेन रेस जितने परिपूर्ण भी हो सकते हैं और ड्रकर्स की बग को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए प्राचीन जातियां सक्रिय हो रही हैं। वे छठी पीढ़ी के शासन को तोड़ना चाहती है, ताकि सातवीं पीढ़ी का जन्म संभव हो सके। झंग यी के मन में उथल पुथल मच गई। ये सब किसी निर्धारित भाग्य जैसा लग रहा था, जिससे बचना असंभव था। वो धीमे से बोला, तो क्या हम छठी पीढ़ी के मनुष्य बदल दिए जाने के लिए बने हैं? क्या हमारी अस्तित्व की कोई कीमत नहीं? फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट थोड़ी देर मौन रही, फिर बोली, तुम्हारा अस्तित्व अर्थहीन नहीं है। तुम्हारा संघर्ष और प्रयास सातवीं पीढ़ी के लिए रास्ता बनाता है। तुम्हारी संचित शक्ति और बुद्धि ही ब्रह्मांड के विकास का आधार बनेगी। सातवीं पीढ़ी इस दुनिया की नई शक्ति होगी और उनकी उत्पत्ति सब कुछ बदल देगी। झंग यी को लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड उस पर दबाव डाल रहा हो। सांस लेना भी कठिन लगने लगा। उसने आसमान की ओर देखा और मन में एक प्रश्न तैर उठा। उसे क्या चुनना चाहिए? क्रिएटर की व्यवस्था को स्वीकार कर सातवीं पीढ़ी के लिए सीढ़ी बन जाना, या इस पूर्व निर्धारित भविष्य के खिलाफ लड़ना? वो धीरे और दृढ़ स्वर में बोला, मुझे इन प्राचीन जातियों की व्यवस्था की परवाह नहीं, नहीं तुम्हारे सातवीं पीढ़ी वाले सिद्धांत की। मैं सिर्फ यही जानता हूं, मैं जीना चाहता हूं। अपने परिवार को, अपने प्रिय लोगों को बचाना चाहता हूं और स्वतंत्र अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहता हूं। क्रिएटर भी मेरी इच्छा को यूं मिटा नहीं सकता जो ड्रकर कर सकता है। शायद वो मैं, झंग यी, भी कर सकता हूं। फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट हल्का सा मुस्कुराई। ये प्रतिक्रिया उन्हें आश्चर्यजनक नहीं लगी।
तुम्हारा रवैया दिलचस्प है। तुम्हारा अस्तित्व नई संभावनाएं दिखाता है। शायद ये तुम्हारे भीतर मौजूद ड्रकर जीन सीक्वेंस की वजह से है। उनकी आंखों में जटिल भाव थे, मानो स्वीकृति भी और बेबसी भी। झंग यी ने आखिर वो सवाल पूछा जो उसके मन में लंबे समय से था। और आप लोग ब्लैक मून प्रीस्ट्स आने वाले महाविनाश को कैसे देखते हैं? आपके लिए ये युगांत का संकट क्या मायने रखता है? फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्टेस की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। उन्होंने सीधे झंग यी की ओर देखा, मानो उसकी आत्मा पढ़ रही हो। हम ब्लैक मून प्रीस्ट्स हमेशा ब्रह्मांड की छाया में जिए हैं। हम कागा द्वारा बनाए गए नहीं हैं। हमने अपने निर्माता से विश्वासघात किया था। इसलिए अब हमारे अस्तित्व का एकमात्र अर्थ अस्तित्व ही है। जहां तक महाविनाश की बात है, वो ब्रह्मांड की स्वयं की मरम्मत है। हम दुनिया को बदलने वाली शक्ति नहीं है। हम सिर्फ दर्शक हैं जो सब कुछ अनफोल्ड होते देखते हैं। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।